तो हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट फिनिश कर लिया था। क्वेश्चंस यहाँ पर बाकी रह गए अभी, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 4 conductors carrying 2.0 ampere of current into or out of the page are shown in the diagram. A path C is indicated for the line integral B dot ds. Find the value of the integral for the path C. C path के लिए आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी। तो देखो यहाँ पर ये ds दिया गया, हम लोगों ने वहां पर जब पढ़ा था थ्योरी में तो dl लिखा था, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ds हो dl हो, वो भी लाइन इंटीग्रल उसने लिख ही दिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें आपको क्या बताया गया था कि आप यहाँ पर जो भी एरो बना होगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव निकालेंगे। तो करंट के हिसाब से ये लूप पर जो ये एरो बना उसके हिसाब से अगर हम टर्न करें ऐसे फिंगर्स को तो थंब इनवर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो इनवर्ड डायरेक्शन है वो आपको क्या लेना है, इनवर्ड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो आउटवर्ड है वो फिर नेगेटिव हो जाएगा, आउटवर्ड यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। सभी करंट्स यहाँ पर 2 एम्पियर की हैं, ये सारी करंट्स जितनी भी हैं। तो जो B डॉट ds है, जो लाइन इंटीग्रल यहाँ पर दिया गया है, वो हो जाएगा म्यू नॉट I के बराबर, या म्यू नॉट और करंट्स, इनवर्ड करंट पॉजिटिव, आउटवर्ड नेगेटिव। तो ये यहाँ पर आउटवर्ड है 2 एम्पियर, तो इसको हम लेंगे -2, और ये इनवर्ड है इसको लेंगे हम +2, और ये लेंगे -2, दैट इज 2 म्यू नॉट, माइनस में आ जाएगा, ठीक, -2 म्यू नॉट आ जाएगी। तो लाइन इंटीग्रल जो यहाँ पर है B डॉट ds वो क्या आ जाएगा, -2 म्यू नॉट के बराबर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of the magnetic field at A/2 and 2A is A/2 और 2A। अब आप देखो यहाँ पर उसने क्या कहा कि यहाँ पर जो रेडियस है वायर की वो कितनी है, A के बराबर है। तो एक पॉइंट उसने यहाँ पर जैसे दे दिया, जैसे जो रेडियस है वो A के बराबर है, ये पूरा ऐसे सॉलिड हो गया, और यहाँ पर ये वायर हो गया। तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूं। तो यहाँ पर जो भी रेडियस है वो A के बराबर है, ठीक है। अब उसने 2 पॉइंट आपको दिए, मैग्नेटिक फील्ड उसने कहा A/2 पर क्या है और 2A पर क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था 2016 में। तो आप यहाँ देखो जब A/2 की बात करेंगे तो हम कहाँ होंगे, इनर पॉइंट पर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R स्क्वायर इंटू R। और जब हम आउटसाइड होंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले बस अप्लाई कर रहे हैं, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसका रेशियो बता दो। At R is equal to A/2, that is inside the wire. V1 is equal to म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R स्क्वायर, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं R। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई A स्क्वायर एंड डिवाइड इनटू में हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 2। म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A, और ऐसे ही यहाँ पर R इज इक्वल टू है 2A। आउटसाइड
दोनों फील्ड्स यहाँ पर इक्वल ही आ गई, ठीक है। ये भी वही फील्ड आ रही 4 पाई ए नीचे, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई है, और ये भी म्यू नॉट अपान आई अपान 4 पाई। तो B1 B2 दोनों सेम ही है, तो फिर रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। B1 अपान B2 इज इक्वल टू 1। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो जैसे ये जो क्वेश्चन था, तो इसमें उसने देखो दोनों चीजें आपसे पूछ ली, ठीक है। मतलब इनसाइड वाला भी फॉर्मूला पूछ लिया और आउटसाइड वाला भी फॉर्मूला पूछ लिया। तो दोनों फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। बाकी हमने आपको बताया था कि इससे ज्यादातर जैसे ग्राफ पूछे गए, अभी जल्दी भी ग्राफ 21 में पूछा गया, 22 में ग्राफ वाला ही क्वेश्चन पूछा गया, और उससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला केस जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे। ये रखा तो है, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो दोनों में कुछ अंतर तो होगा ना। कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस। कैपिटल आर क्या लिया गया था, कैपिटल आर था रेडियस, ठीक है। तो रेडियस जो है वो यहाँ पर कितनी है, ए के बराबर है, और स्मॉल आर क्या था, वो वेरिएबल था। तो आर की वैल्यू रखेंगे ना स्मॉल आर की जगह। यहाँ देखो ये स्मॉल आर बना है, कैपिटल आर बना, ये फॉर्मूले में स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। चीजों को याद रखो कि वहां पर कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। A rectangular loop carrying a current I1 is situated near a long straight wire carrying a steady current I2. The wire is parallel to one of the sides of the loop and is in the plane of the loop as shown in the figure. Then the current loop will, ठीक है। एम्स में पूछा गया था, सिमिलर एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था, और हम लोगों ने इस अभी नीट में 2016 में पूछा गया था। तो नीट 2016 में जो पूछा गया था, जैसा क्लास में कराया गया क्वेश्चन वैसे ही था, सिमिलर टाइप से, उसमें पूरा कैलकुलेशन करना था। बट इसमें तो सिर्फ थ्योरेटिकल आपको आंसर देना है। तो हमने वहां बता ही दिया था कि अगर आपको ये देखना है कि ये लेफ्ट में जाएगा राइट में, तो आप जो नजदीक वाले हैं उनको देख लो। तो दोनों करंट्स कैसी हैं, पैरेलल है, और पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब ये इधर की तरफ जाएगा। तो इसमें कुछ सॉल्व तो करना नहीं, मूव टुवर्ड्स द, सीधे टिक कर लो। तो ऐसे डाल दिया था कि यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि हाँ ऐसे थ्योरेटिकल भी बनाकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। बाकी हम लोग तो इसे सॉल्व ही कर चुके हैं पूरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अ करंट I1 carrying wire AB is placed near another long wire CD carrying current I2. If wire AB is free to move, it will have rotational motion only, translational motion only, rotational as well as translational, या neither rotation nor translation। क्या आएगा, थर्ड। ये पॉइंट हमने आपसे पूछा था इसी क्वेश्चन में, जब ये वाला क्वेश्चन करा रहे थे आपको, ठीक है। तो हमने आपसे पूछा था कि इन दोनों पर फोर्स क्या लगेगा, तो कई लोगों ने यही बताया था कि इन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या था, दोनों पर फोर्स था, ठीक है। बस वो फोर्स इक्वल और अपोजिट रहता। तो वही पॉइंट आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, एक ऐसे हो गया, तो अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ना, करंट ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द पॉइंट फिंगर। तो कहीं पर भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी आपको, इनवर्ड। मतलब यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको सब कहीं इनवर्ड आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको दिख रही, और इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर हम r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, कहीं पर भी देखें जनरल फॉर्म, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा ये इंप्लाई करेगा B की वैल्यू कम होगी। मतलब पूरे पर अगर हम फोर्स की बात करें तो वो जो फोर्स है वो सब कहीं एक जैसा नहीं रहेगा भाई। जैसे अगर हम देखें फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू IBL होगा, ठीक है। बाकी परपेंडिकुलर है तो एंगल तो 90 हो जाएगा, IBL। तो अगर आप कोई भी छोटा सा पार्ट इसमें कंसीडर करेंगे, तो जब जैसे मान लिया यहाँ पर हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, DL, और ऐसे यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया DL, और एक छोटा सा पार्ट यहाँ ले लिया DL। तो अगर हम कहीं पर भी देखें तो इस पर अगर हम फोर्स DF देखेंगे, जैसे इसी के बेसिस पर हम यहाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि करंट तो पूरे में सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी,
और लेंथ यहाँ पर क्या हो गई, dl। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ऐसे लिखें कि df इज इक्वल टू आई बी, और यहाँ क्या हो जाएगा dl। मान ले छोटे से एलिमेंट पर अगर फोर्स देखें तो आई बी dl होगा ना, लेकिन जो यहाँ पर b है वो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, b यहाँ पर चेंज हो रहा है, म्यू नॉट आई अपान 2πr। तो इसमें अगर आप देखें तीनों एलिमेंट बराबर लेंथ के हैं dl, तीनों में करंट सेम है, मतलब आई भी सेम है, तो यहाँ पर क्या बचा, b। अब इसका मतलब यहाँ पर ये मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि उसमें आप कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ देखो तीनों के लिए आई dl सेम हो गया, b यहाँ पर डिफरेंट है, तो b यहाँ ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे b कम होगा। तो अगर यहाँ पर b ज्यादा है तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट है इस पर फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, यानी कि अगर हम इस पर फोर्स देखें df तो वो df1 सबसे ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, आगे गए मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, फोर्स कम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा df2, और आगे गए फोर्स और कम हो गया, यहाँ पर फोर्स क्या हो गया df3। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप उतना ही पार्ट ले रहे हैं, सेम करंट फ्लो कर रही, सेम एलिमेंट आपने लिया, लेकिन उसी एलिमेंट पर यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रहा है और यहाँ पर फोर्स कम लग रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच में हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, फोर्स कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा ही होगा, क्योंकि सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन साथ में रोटेशन भी होगा। जैसे आप ऑब्जर्व करो कि अगर कोई चीज ऐसे है तो आप इसको अगर बिल्कुल बीच में मतलब सारे फोर्स बराबर कर दो तो ये एकदम सीधे ऐसे चलेगी, लेकिन अगर आप सोचो कि आप फोर्स एक साइड में कम लगाओ और एक साइड में ज्यादा कर दो, ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर रोटेट कर जाएगी, घूम जाएगी, ये आगे भागेगा तेजी से और ये थोड़ा धीमे चलेगा, तो ये आगे ज्यादा भागेगा और ये धीमे चलेगा, तो रोटेशन भी हो जाएगा। तो यानी कि दोनों तरह के यहाँ पर मोशन हो जाएंगे, ट्रांसलेशनल भी और तो रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 35 देखते हैं, एन अनचार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v in non-uniform magnetic field as shown, velocity v would be क्या हो जाएगा 4। देखो इसमें अनचार्ज पार्टिकल दिया गया ना, तो अगर चार्ज पार्टिकल होता तब तो हमें कुछ सोचना पड़ता, ठीक है, लेकिन जब अनचार्ज पार्टिकल है तो अनचार्ज पार्टिकल पर किसी तरह का कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो जब कहीं फोर्स ही नहीं तो जैसे वो जा रहा वैसे चलता चला जाएगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स। When a positively, next देखते हैं 36, when a positively charged particle enters into a uniform magnetic field with uniform velocity, its trajectory can be straight line, circular, helix. फोर्थ, तीनों ही पढ़ चुके हैं ना हम लोग कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, अगर परपेंडिकुलर एंटर करेगा सर्कुलर, और किसी एंगल पर अदर देन 0, 90 एंड 180 तो हेलिक्स। यानी कि तीनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हम लोगों ने चारों मतलब टॉपिक पढ़ लिए तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही चुके हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर और डाल दिए थे कि ऐसे थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टू वायर्स कैरी parallel currents repel each other, anti-parallel currents attract each other, anti-parallel current repel each other, equal magnitude of anti-parallel currents attract each other। ये तो ऐसे दे दिया रिलैक्स करने के लिए। anti-parallel current repel each other। नेक्स्ट देखते हैं 38, a current I flows along the length of an infinitely long straight thin walled pipe, जो एम्पियर सर्किटल लॉ में लास्ट में नोट में एक केस बताया गया था ना, ये वही है पाइप वाला केस। ठीक है, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द पाइप इज सेम बट नॉट जीरो। गलत है ना, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ द पाइप, ये भी गलत है। The magnetic field is different at different point inside the pipe। Inside तो magnetic field जीरो होती है ना, ये भी गलत है, तो चौथा ही सही होगा। The magnetic field at any point inside the pipe is zero। हम लोगों ने देखा भी था कि ऐसे अगर कोई पाइप है तो उसमें करंट
यहाँ पर फ्लो करेगी। अंदर अगर कहीं पर भी आप एम्पेरियन लूप अप्लाई करके देखेंगे भी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, A charged particle is projected in magnetic field B is equal to 3I plus 4J 10 power minus 2 Tesla. The acceleration of the particle is found to be xi plus 2J meter per second square. Find the value of x. अच्छा, एक छूट गया। चलिए 39 पहले कर लेते हैं। A uniform electric field, पहले नहीं बता सकते थे, पूरा क्वेश्चन पढ़वा दिया। A uniform electric field and uniform magnetic field are acting the same direction in a certain region. If an electron is projected along the direction of the field with a certain velocity, then it will turn towards right of direction of motion, it will turn towards left of direction of motion, its velocity will decrease, velocity will increase. क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कहा गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग द सेम डायरेक्शन इन अ रीजन। मतलब दोनों फील्ड जो है ई और बी वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है और वो भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, ऐसे तो ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है कि ये टर्न करेगा या नहीं करेगा, या वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो हमें पता है टर्न तो करेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जैसे दो फोर्स लगेंगे तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Fe, ठीक है, वो तो एक्ट करेगा, लेकिन जो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है Fm, वो तो पैरेलल या एंटी पैरेलल चार्ज पर क्या हो जाता है, 0। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी डायरेक्शन तो बदल नहीं पाएगा, वैसे ही लगेगा या अपोजिट लगेगा फोर्स। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा Fe वो ऐसे हो जाएगा डायरेक्शन। ये तो मैंने ऐसे तो समझाने के लिए बना दिया कि यहाँ पर यह ऐसे ना करें, ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, वरना कुछ लोग समझेंगे इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो रिजल्टेंट निकालने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर here Fe is not equal to 0 but Fm is equal to 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, Fe 0 नहीं, तो Fe की डायरेक्शन क्या है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पर। तो अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोशन के अगर अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पर फोर्स की, तो ये फोर्स रिटार्डेशन ही तो देगा, और रिटार्डेशन है तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। A charged particle is projected in a magnetic field B 3I plus 4J 10 power minus 2 Tesla. The acceleration of the particle is found to be A is equal to xi plus 2J meter per second square. Find the value of x. सेकेंड और कोई? ये तो आसान क्वेश्चन है, करो। पिछली चीजें याद रखो तो क्वेश्चन आसान, नहीं याद रखो सब कठिन ही लगेंगे, सारे क्वेश्चन ही कठिन लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और ए आपको दिया गया, उसमें एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इतना तो क्लिक कर जाना चाहिए तुरंत कि दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। भाई फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं ना। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, लिखने की ये सब जरूरत नहीं थी बट ऐसे ही लिख दे रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। हमें पता ना F और V भी परपेंडिकुलर होता है और F और B भी। तो हमें पता है कि एज, पता वैसे कुछ नहीं है, एज F परपेंडिकुलर टू B, तो यहाँ पर ये इंप्लाई करेगा एक्सलेशन इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तो एक्सलेशन B के परपेंडिकुलर है, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने वेक्टर में क्वेश्चन किए थे दोनों तरह के। जैसे वेक्टर में हमने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एक में कह दिया गया था कि इस फोर्स का इतना टॉर्क है,
वहां ये नहीं कहा गया था कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वो हमें पता है कि टॉर्क और फोर्स दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां पर हमने सीधे से डॉट प्रोडक्ट कर लिया था। तो आपको जहां पर नहीं चीजें पता होंगी तो वहां उसने लिखकर उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन किया था और इस तरह का भी किया था हम लोगों ने। तो यहाँ तो हमें पता है ना कि ए और बी परपेंडिकुलर ही होना, भाई जिधर फोर्स उधर एक्सलेशन, तो इसका मतलब अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो एक्सलेशन भी परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकाल दो। तो यहाँ पर ए कितना दिया गया है, एक्स आई प्लस 2j डॉट, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है 3i प्लस 4j इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। तो ये तो -2 इधर चला जाएगा, 0 ही हो जाएगा वो। बाकी क्या बचेगा 3x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 3। सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। An electron is moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. किसी एक particular instant पर calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. थर्ड ट्राई करो सभी लोग, देखते हैं। नीट में पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन सब समझ में आ गया ना कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस लोकेशन पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये जो दिखाई गई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। वेलोसिटी यहाँ पर 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो आपको फोर्स बताना, वो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है आपको फोर्स। थर्ड, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो जैसे हम लोगों ने, इसका हिंट भी मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है, तो ये आपको बताया गया था ना कि जैसे हम लोगों ने क्या किया था, दो करंट कैरिंग कंडक्टर थे। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर दो रखे हुए थे, तो उन पर हमने फोर्स निकाल कर देखा था। तो हमने ये देखा था कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपनी फील्ड जनरेट करके अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है, और दूसरे पर लगा सकता है। और ऐसे हम लोगों ने दो चार्ज का केस देखा था। फिर हमने बताया था आपको ना कि कोई भी वो केस मिक्स कर सकते हैं, वो चार्ज और करंट को मिक्स करके दे सकते हैं। देखो दिया भी गया था क्वेश्चन में, पता हो गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, दो चार्ज एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही लगा सकते हैं। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, वो चाहे चार्ज हो चाहे करंट, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो सोचो भाई। यही चीज हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ी थी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पर फोर्स लगा रही थी। तो मेथड क्या था कि अगर इसकी वजह से इसके ऊपर हम फोर्स देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही तो देखेंगे। भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, डायरेक्ट थोड़े कोई कैसे भी फोर्स लगाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ही तो जनरेट करेगा। तो ये यहाँ पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड। अब उसकी डायरेक्शन निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आंसर जैसे अगर आप देखो तो कोई जीरो का ऑप्शन तो दिया नहीं गया। अगर जीरो का भी आंसर है तो हमें डायरेक्शन निकाल के चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जीरो में डायरेक्शन निकाल के चेक करना इसलिए जरूरी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेलोसिटी हो जाए। जैसे मान लो यहीं पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसी में जो ये चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे कह देता कि ये आउट मतलब आपकी तरफ आ रहा है या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। और मान लीजिए चार्ज पार्टिकल अंदर जा रहा होता या बाहर जा रहा होता, तो अगर बाहर जा रहा होता तो पैरेलल हो जाता, अंदर जा रहा होता तो एंटी पैरेलल फोर्स क्या हो जाता, जीरो। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन तो था ही नहीं जीरो, तो हमें ये सब चेक करने की जरूरत नहीं, हमें सीधे पता है फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू IBL। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड B जो हो जाएगी ड्यू टू वायर, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, R की वैल्यू उसने दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो अभी वैल्यूज नहीं रखते, एक साथ रख देंगे, ऐसे लिख देते हैं दिस इज ड्यू टू PQ। ठीक है, PQ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E V एंड B। ठीक है,
QVB sin थीटा होता है ना, तो EVB sin थीटा, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दिख ही रहे ना, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 90। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं वैल्यू EV, और B के जगह पर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई। 1.6 10 to the power minus 19। वेलोसिटी क्या है 10 to the power 5, म्यू नॉट 4 पाई 10 to the power minus 7। करंट है 5 एम्पियर, 2 पाई R 20 इंटू 10 to the power minus 2, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 पाई, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर आप इसे सॉल्व करें तो ये 20 और ये है 1.6, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं 0.8 और 0 सब एक साथ कर ले रहे हैं, तो 5 इंटू 2 10, ये जाएगा 7, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 ही आ जाएगा। और अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 8 इंटू 10 पावर माइनस 20 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ऐसे हो गया ना, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो ये 0 तो यहाँ पर हट जाएगा, और ये 1.6 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो 0.8 आ गया। अब यहाँ पर बचा क्या, ये -2, तो ये ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, और ये -7 वो भी हट जाएगा, तो सिर्फ यही तो बचेगा 0.8 10 टू पावर माइनस 19। और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा -20 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है बायोसेवर्ट लॉ, ये नोट कर लिया ना सभी ने। देखते हैं यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, बायोसेवर्ट लॉ गिव्स अस द expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of the current carrying conductor only। सही है गलत? सही है ना भाई, जो बायोसेवर्ट लॉ बताया गया था तो उसमें ये तो बताया गया था कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया था उन्होंने, ठीक है, करंट इसमें आई फ्लो कर रही, इसकी लेंथ यहाँ पर dl, और इसके कारण उन्होंने r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड dB ही तो हम लोगों ने लिखा था ना फार्मूले में, तो dl या dB ये हमें पहले से पता है, कैलकुलस में बताया था, जब हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 करते हैं तब उसे क्या लिखते हैं dx, यानी कि वो बहुत छोटा है जितना वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से बहुत छोटे एलिमेंट के कारण इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बताया था क्या होगी, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 2, बायोसेवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q विद द फॉर्म। अब देखो बायोसेवर्ट लॉ कूलॉम्स लॉ के एनालॉगस तो होता है, ठीक है, जैसे वो भी इनवर्स स्क्वायर है, ये भी इनवर्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर आगे उसने क्या लिखा वो भी हमें पढ़ना रहेगा कि वो आगे क्या बता रहा है पूरा स्टेटमेंट, ये नहीं कि यहीं से बस देखा और टिक कर दिया। विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड, मतलब पहले वाला, बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स आइडियल। उसने कहा कि जो पहले वाला है वो एक स्केलर सोर्स आइडियल से रिलेटेड है, while the latter मतलब बाद वाला, being produced by a vector source q। अब जैसे ये क्वेश्चन मान लिया आपने पढ़ा तो पहला स्टेटमेंट तो हमें तुरंत समझ में आ गया, मान लिया आपको या ध्यान नहीं आ रहा बायोसेवर्ट लॉ एनालॉगस टू या कुछ भी है या क्या है, लेकिन हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि वो यहाँ क्या लिख रहा है, वेक्टर सोर्स q, तो q वेक्टर होता है तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं से समझ में आ गया कि ये तो कहीं किसी एंगल से सही लग नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है,
बट जो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। तो कौन सा सही हो जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो क्लियर हो गया ना ये? ठीक है, स्टेटमेंट्स जैसे हैं तो कई बार ये होता है ना कि स्टेटमेंट में पूरा अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कहीं ना कहीं हिंट मिल जाती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत यहाँ पर है। तो जैसे इसमें जैसे शुरुआत में पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था कि पता नहीं क्या बता रहा है, लेकिन जैसे यहाँ देखा स्केलर सोर्स, जबकि ये स्केलर सोर्स नहीं है, यहाँ तो वेक्टर लगा हुआ है ना, तो वो तो वेक्टर के फॉर्म में डीएल को लिया ही जाता है। और ये यहाँ पर जो लिखा है स्केलर वेक्टर सोर्स, तो वो वेक्टर नहीं है, ठीक है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। तो वहीं से समझ में आ गया कि उसमें उल्टा लिख दिया गया है, दैट मीन्स